पहले आप अपना डीपीपी पे आ जाओ। डीपीपी में 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन नंबर 1, इसका और आंसर गलत आ रहा है। आंसर ठीक नहीं आ रहा बेटा, देखते हैं। नहीं, आंसर मेरा 0.33 और यस होना चाहिए सर, इसमें इसका आंसर 1 दे रखा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन में जो अपने को गिवन है वो है Mn2 इलेक्ट्रॉन Mn, ठीक है, वैल्यू दे दिया। दूसरे में दे दिया Mn2 पॉजिटिव, और ये Mn3 पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? 3Mn। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस करना होगा। 3Mn है ना, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई ऐसा कर दें। पहली सर इक्वेशन 3 तो, से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन ऐड होके अपना 3 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला ऐड करेंगे तो हो सकता है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, ऐड 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 नहीं होगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर, ये सपोज फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है। हाँ। हमें हमें चाहिए 3Mn2 पॉजिटिव। हाँ, टू हाँ तो सर आप पॉजिटिव, नीचे ठीक है, वाले से ठीक 2 से ठीक है, मल्टीप्लाई ओके। करोगे। हाँ, इसको अपने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। हाँ, और ये इक्वेशन को ऐड टू करेंगे। एम एन हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, है हाँ ना। जी सर। तो हाँ इन जी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो हम इसका मतलब जो G3 निकालेंगे, ये वाला N3E3 इज इक्वल टू पहले वाली इक्वेशन N1E1। और अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसका मल्टीप्लाई करने का। हमें तो सिर्फ क्या करना है, N2 और E2 ऐड करना है। ई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो N3 देखो कितना आ रहा है, इधर देखो इलेक्ट्रॉनों का चेंज कितना हो रहा है N3 में। Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव से जा रहा है 0 पर। तो यहाँ हो गया 2 का डिक्रीज, लेकिन यहाँ 6 का इंक्रीज। टोटल चेंज हो रहा है Mn+2 से 0, 2 का डिक्रीज, Mn, इसलिए 2 का इंक्रीज, 2 का डिक्रीज और 2 का इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग करके देखोगे ना, क्योंकि एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 का इंक्रीज, 2 का डिक्रीज, तो चेंज हुआ इसके लिए 2 का, इलेक्ट्रॉनों के लिए 2। E3 निकालना चाहते हो आप, N1+2 से 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज। अगेन चले जाओ, Mn2+3, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज। अच्छा, एक बात ये समझ आती है, एक इलेक्ट्रॉनों का चेंज तो एक Mn के लिए हो रहा था, हमारे पास टोटल 2 Mn लेने थे हमने, तो 2 तो कैंसिल ही दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब E1 कितना आ रहा है, 1.18। ये कितना आ रहा है, 1.51। तो आंसर आ जाएगा 9, 6 और 2, ये आंसर आएगा बेटा। इसमें जहां कंफ्यूजन हो वो अपना पूछ लो आप दोबारा, कि N3E3 इज इक्वल टू N1E1+N2E2 होगा, लेकिन फाइनल रिएक्शन देखोगे ना, इसको ऐसे लिखोगे आप, 3Mn2 पॉजिटिव है, लेकिन Mn2 पॉजिटिव से ये N लेने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। Mn2 पॉजिटिव से 0 है, तो इसका मतलब +2 से 0, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया है एक Mn के लिए। और इधर है Mn2 पॉजिटिव से Mn, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है एक के लिए, तो 2 बैलेंस कर दिया। तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो हमें तो ये देखना है कि चेंज इसका और इसके लिए दोनों का बराबर चेंज कितना आया। तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज, इधर भी 2 का, तो हम क्या बोलेंगे, हम इस इक्वेशन को ये बोलेंगे कि एक Mn जो है, यहीं से पता लग रहा है, देखो एक Mn जो है 2 पॉजिटिव, वो तो Mn0 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया 2 से 0 मतलब रिडक्शन। और 2 Mn जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ ना, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, यहाँ से। Mn+2 से Mn+3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा बैलेंस करने के लिए, तो 2 Mn, 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो आप बोलोगे तो यही ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आया, 4 थोड़ी बोलेंगे हम। और 3 भी नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन
2। यहाँ पर सिंपल पहले वाले में तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन थी, लेकिन इसमें क्या थी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो एन फैक्टर 2 लेंगे। तो N3 का एन फैक्टर 2, E3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, N1 E1 पहली इक्वेशन है देखो, +2 से 0, तो 2 आ गया। N2 E2, Mn2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो आप, Mn+3, एक Mn के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2 मैग्नीज के लिए करना है, तो ये भी 2 आ गया, तो 2 से 2 सब जगह कैंसिल हो गया, सीधा E1 से E1 + E2। क्लियर? चलें बेटा आगे। सर इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, जो रिएक्शन आई है उसका हम नहीं देखेंगे, जो हमने फाइनल रिएक्शन निकाली है। एक्चुअली जो फाइनल रिएक्शन निकाला है उसी का हम देख रहे हैं, लेकिन एन तो आप ध्यान से देखोगे ना, एन का मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फाइनल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों छुपे हुए हैं, तो एक साइड का ही एन फैक्टर होता है, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। ये नहीं कि आपने मिस्टेक क्या किया होगा कि यहाँ पर 3 या कुछ 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3Mn2 पॉजिटिव में ये देखो, Mn2 पॉजिटिव में एक Mn2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 यस जा रहा सर। है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, और 2 Mn2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन्होंने 2 रिड्यूस कर दिए, इन दोनों को मिला के ये इक्वेशन बनी हुई है, ये वाली। तो ये ना तो रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसलिए या तो आप ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन लो या रिडक्शन वाले लो, वो एन होता है। एक साइड वाले लेंगे तो एन, हम इसलिए हमें 2 यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 6 तक किसी का और प्रॉब्लम, अप टू 6। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2Cl नेगेटिव इतना इतना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl, देखो मैंने आपको बताया था कि इफ वी टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देन देयर इज नो यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो सीधा आप करोगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। नो यूज ऑफ कोफिशिएंट, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैलेंसिंग की जब कब होती है, जब इसका मोलर कंडक्टेंस करते आप, मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 करते, तब आप इक्वेशन बैलेंस लेते। आप कहते मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है, एक Ba 2 Cl2। बट इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नो नीड ऑफ कोफिशिएंट, बस जो स्पीसीज है उनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ही ऐड किया जाता है, तो इनकी डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐड हो जाएगी। एक का कितना है हमारा, पहले वाले का देखो, बेरियम का 127 है गिवन, और फॉर क्लोरीन ओनली 76। नो यूज ऑफ बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। क्लियर? ये हमने उसमें बताया भी था ना, अपने उसमें जब पढ़ा था उस टाइम भी ये पॉइंट किया था, इसीलिए तो इम्फेसाइज किया था मैंने इस पॉइंट को। और किसी का बेटा 6 तक किसी का नहीं है, आगे चलो, लेट्स सी। यस सर, यस सर। नाउ सी द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 9 तक किसी का 7 to 9, 10 to 12, 10 to 12, no? Let's continue. सर एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो अभी कंडक्टेंस वाला था वो क्वेश्चन, वो शायद भाई प्रीवियस में आ रखा है सर, उसका आंसर हर जगह कई सारी जगह पे सर 139 दे रखा है। कौन से वाला? वही जो अभी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाला पूछा था मैंने, BaCl2 वाला। तो उसमें डेटा कुछ अलग होंगे। नहीं सर, इसमें यही है। आप तो सीधा सा 127 में 76 ऐड करो, कितना आ रहा है? जहां वो आया होगा ना, वहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं होगा, ये चेंज होगा। फिर क्या होगा, उसने मोलर कंडक्टेंस पूछा होगा। ये देखो, यहाँ अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है तब तो आंसर यहीं तक सोल्व करना है। जो आंसर हम निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 127 प्लस कितना दे रहे हैं हम, 76, तो कितना हो गया, 613, 200। सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही पूछ रखा है उसमें भी। नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो गलत है, अगर वो कह रहा है ना 139.5, इट इज नॉट करेक्ट। अगर आप सर ठीक है 200, सर। अगर आपको क्या निकालना है, अब मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लिया, अगर वो कहता मोलर कंडक्टेंस है ना, तब हम क्या कहते हैं, हम्म। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू
एन फैक्टर, तो BaCl2 का एन फैक्टर ट्वाइस कर दे तो तब भी नहीं आएगा ये 139.5। हाँ, अगर ये आपका यूनिट में ऐसे दे रखा होता, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखा होता, ये दोनों का पर मोल दे रखा होता, और ये देखो ये तो इक्विवेलेंट सारा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये वाला ठीक है। अगर पर मोल दे रखा होता तो फिर हम अलग से सोल्व करते उसको। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा, यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट तक 16 तक किसी का और प्रॉब्लम? अप टू 16? नो सर। आफ्टर दैट आपका ये क्या, ये डीपीपी भी था क्या आपका? ये तो थर्मोडायनेमिक्स वाला तो हो गया था ना? जैसा थर्मो का डिस्कस हो गया था। हम्म एक आपका बेटा टेस्ट थे, टेस्ट 2 आ जाओ। टेस्ट में देख लो आप, टेस्ट में आ जाओ 46 से लेके 49 तक, 46 टू 49। नो? नेक्स्ट आ जाओ फिर 50 से 54 तक, 50 टू 54। नहीं है तो मैं आगे चलता जाता हूँ, इवन 55 तक किसी का प्रॉब्लम? क्योंकि टेस्ट दिया होगा आपका, जो गलत हुए हों वो बस पूछते जाओ। 56 से आगे तक चलो बेटा, 60 तक, फ्रॉम 56 टू 60। डू यू लिसन माई वॉइस स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, डू यू लिसन माई वॉइस? प्लीज रिप्लाई। हेलो? यस सर, आ रही आवाज। हाँ, ये 56 से लेके 60 तक बेटा, 56 टू 60, 61 तक, 62 से 63 तक, 62 टू 63। सर 71। हाँ, आ रहा हूँ बेटा उस पर भी। 63 तक किसी का? 66 तक, 67 से लेकर के आप आ जाओ, 67 से लेके 71 तक। 71 बेटा? हाँ देखो 71। यस सर। ये एक चीज मैंने आपका जो है उस पढ़ते टाइम नहीं बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है वेपर डेंसिटी। इस वेपर डेंसिटी में ध्यान रखना होता है कि या तो कोई चीज डिसोसिएट हो सकती है, डिसोसिएशन, और यहां हो सकता है एसोसिएशन। और मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई भी स्पीसीज है, जैसे ए एक्स है और डिसोसिएट होके एक्स ए बना रहा है, ये ए की पार्टिकल था, अब एक्स पार्टिकल हो गए, तो वन में से अल्फा गया, तो मैं ये कह दूंगा कि ये मेरे पास, या ए एन है, ऐसे कर देते हैं ज़्यादा बेटर होगा, ये एन ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन अल्फा। तो जितने भी जो पार्टिकल होते हैं 1 माइनस अल्फा अपॉन एन अल्फा, तो ये जो हमारे पास जो होता है वो रिलेशन होता है डी अपॉन डी का रिलेशन, डी अपॉन डी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है। तो इसमें क्या होता है, जो ये डी है इसको हम थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी बोलते हैं, कैपिटल डी जो होगा वो
थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है तो जो रिएक्टेंट होगा उसके मोलर मास का हाफ हो जाएगा, ये रिएक्टेंट के मोलर मास का हाफ, और ये एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी होती है, ये निकालना होता है एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। अब इसको अगर आप पूरा सोल्व भी करोगे तो अल्फा भी निकाल सकते हो, इसी आप तो ये याद रखो, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। तो अल्फा इज इक्वल टू निकालोगे तो ये आ जाएगा डी माइनस डी अपॉन n माइनस वन डी, ऐसा कुछ आ जाएगा आपको। तो आप तो ये यूज करना, और अगर एसोसिएशन हो जाए तो ये n डिवाइड हो जाएगा, उसमें 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n होगा। तो हमेशा क्या होगा, जब भी डिसोसिएशन होगा तो आपका जो ये एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी है ये कम आता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर एसोसिएशन होगा तो ये n है, ये d भी नीचे है, तो n बढ़ता जाएगा, तो वो चीज इंक्रीज होती जाएगी। तो आप हमेशा देखो, डिसोसिएशन जब भी होगा तो एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी स्मॉल d इंक्रीज होगा, और जब भी एसोसिएशन हो गया तो जो आपका d है, एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी है, वो इसमें डिक्रीज, एसोसिएशन में डिक्रीज, डिसोसिएशन में इंक्रीज होगा। तो वही प्रॉब्लम पूछा था उसने। देखो क्या पूछा, पहले तो सिंपल सा, वेपर डेंसिटी इज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल वैल्यू इन केस, वेपर डेंसिटी स्मॉलर, कम कब होगी, ये देखो कम कब होगी, जब डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन में देखो कहाँ हो रहा है, पहले में देखो PCl5 PCl3 Cl2 बना रहा है, तो इसका मतलब ये डिसोसिएशन हो गया। N2O4 2NO2 बना रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन, ये भी डिसोसिएशन हो गया। CH3CH ट्वाइस, ये जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एसोसिएशन हो गया। जब भी डिसोसिएशन होगा तो वेपर डेंसिटी डाउन जाएगी, और एसोसिएशन होगा तो वेपर डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अब आप अपना आंसर देखो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस टाइम जब पढ़ा था हमने, तो ये शायद मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया था आपको, तो इसलिए क्वेश्चन डाल दिया, मैंने कहा कि वहां डिस्कस हो जाएगा। तो आप देखो, वो कह रहा है वेपर डेंसिटी स्मॉलर देन थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्मॉलर किस में आएगी बेटा, जिसमें डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन देखो किस किस में हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, तो पहला और दूसरा आंसर। क्लियर, जब भी डिसोसिएशन होगी तो वेपर डेंसिटी डिक्रीज होगा एक्सपेरिमेंटल, और जब एसोसिएशन होगा तो इंक्रीज होगा। और जब भी कैलकुलेशन करना हो, एक प्रॉब्लम मैंने इसकी कैलकुलेशन पे भी दिया था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है या कहीं आएगा आपके, तो वो शायद इस फार्मूले से हो जाएगा, D अपॉन D 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये देखो इस पर ये ग्राफ भी दिया था, ये देखो ये आ गया आपका, ये in the dissociation of N2O4 into NO2 1 plus x value with the vapor density ratio D upon D is given by, यहाँ अल्फा ना लेकर के उसने x ले लिया, तो कैसे करोगे आप, N2O4 का डिसोसिएशन, N2O4 मिलके क्या बनाएगा, डिसोसिएट होके 2NO2। सपोज स्टार्टिंग में 1 था, 1 में से अल्फा गया या x गया, 1 माइनस एक्स, और प्लस ये कितना हो गया 2x, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ आपके पास आ गए NT आ गया 1 प्लस एक्स। तो इसी का ग्राफ खींचना है, कहता है 1 प्लस एक्स वैल्यू विद द वेपर डेंसिटी रेशियो D बाई डी। तो हमने फार्मूला तो पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा था, D बाई डी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है, D अपॉन डी। आप तो स्टार्ट हमेशा यहां से करो, D अपॉन डी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन की वैल्यू देखो, एक N2O4 2NO2 में जा रहा है, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, तो और अल्फा को वो x लेके कर रहा है, तो सोल्व करते हैं। देखो D बाई डी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये 2 आ रहा है 2x, तो क्या फार्मूला बन गया मेरे पास, D बाई डी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो D बाई डी का 1 प्लस एक्स के साथ आपने रिलेशन बनाना है, तो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू mx। अब ये प्रॉपर्टी सारी की सारी x होगी, 1 प्लस एक्स को x की जगह ले रहे हैं इक्वेशन में, ये dy ले रहे हैं, तो यही तो होगा इक्वेशन, ऐसे तो जाएगा स्लोप। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा जो फार्मूला आ जाएगा, मतलब ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए मैंने सारी चीजें क्लियर हो जाएं, अगर वहां रह गया था तो 3 क्वेश्चन इस पे किए थे हमने। फिर देखो आप इसी का यही वाला प्रॉब्लम,
सेम फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम PCl5 PCl3 Cl2 वेपर डेंसिटी इज फाउंड 100, जो मिलती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है, स्मॉल डी आ गया। व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 टेकन इन 10 लीटर फ्लास्क एट 2, डिसोसिएशन निकालना है आपको। देखो डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, फिर सेम बस फार्मूला यूज करो आप, तो आप ये फार्मूला यूज करो। तो क्या फार्मूला है देखो आपके पास, PCl5 PCl3 Cl2, तो इसका मतलब D अपॉन डी 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। डी क्या होता है, जो रिएक्टेंट है PCl5 इसके मोलर मास का हाफ निकाल लो। फॉस्फोरस का कितना होता है, फॉस्फोरस का 31, इसका होगा 35.5 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 आ गया ये, 5 5 25 27, 5 3 15 17 अपॉन इसका 31, तो 208.5 आ गया मोलर मास। और मोलर मास का जो हाफ होता है वो होता है वेपर डेंसिटी, तो मोलर मास रिएक्टेंट के मोलर मास का हाफ, वेपर डेंसिटी आ गया 14.25, ये आ गया 104.25 डिवाइडेड बाई डी दे रखा है 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। हमें निकालना क्या है, द परसेंटेज डिग्री, ठीक है। 1 माइनस एल्फा निकालना है, एन एक PCl5 दो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 अल्फा, अल्फा ही तो निकालना है हमें, 104.25 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 100 चला जाएगा तो 1.04 हो जाएगा ये 1 पॉइंट, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर आ गया 1.025 और इधर से आ गया -1, तो कितना हो गया हमारे पास 1 चला गया, तो 0.0425 परसेंटेज हो, तो वापस 100 से मल्टीप्लाई कर देना और 4.25%। अब ऑप्शन देख लो अपने निकालना चाहते तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने दिए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, डिस्कस नहीं हुआ था। ये देखो 4.25, बस आपको फार्मूला ये ध्यान रखना है, D अपॉन डी 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, डिसोसिएशन में, एसोसिएशन हो तो ये एन का डिवाइड हो जाएगा अल्फा से। क्लियर? यस सर। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे आपके। नेक्स्ट देखो, फिर आप नेक्स्ट आ जाओ बेटा 77 तक, किसी का इवन 78 तक आ जाओ, जो नंबर हो बोलते जाओ। 78 से आगे आ जाओ आप 83 तक। सर 81 81 देखते हैं बेटा, ये है 81। देखो ये भी एक पॉइंट मैंने डाला हुआ था, जहां थोड़ा सा हम वहां डिस्कशन अगर छूट गया होगा तो इसलिए मैंने डाल दिया। यहाँ पर देखो सबके SRP वैल्यू दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी, जिंक वाले का भी, लिथियम वाले का भी, Ag का भी, H का भी, ये रिडक्शन वैल्यू दे रखे हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन ईजिली हो जाएगा, रिडक्शन ईजिली हो जाएगा। जो खुद का रिडक्शन ईजिली होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो, इसलिए वो आपके बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, बेटर रिडक्शन ईजिली, तो बेटर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट होंगे। जैसे आप देखते हो SRP एक पूरी सीरीज होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम से लेके स्टार्ट होती है, जाके फ्लोरीन पे खत्म होती है, पूरी बीच में हाइड्रोजन भी आता है, और लिथियम का -3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होती है, और फ्लोरीन तक आते आते प्लस में अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट कुछ होती है, 97, यानी कि 3 के आसपास पहुंच जाती है। तो इधर से इधर आ रहे हो आप देखोगे कि ऊपर से नीचे SRP वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन ईजिली हो जाएगा और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन जो होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्लोरीन इज द बेस्ट, सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे कम जिसकी SRP वैल्यू सबसे कम होगी, उल्टा करो फिर अब आप, जिसकी SRP वैल्यू सबसे कम होगी तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नॉट इजिली मतलब ऑक्सीडेशन होगा। जिसका खुद का बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा बेटर। दैट्स व्हाई वी कैन से लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सिंपली याद रख लो, जिसका सबसे कम मतलब सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है SRP वैल्यू,
वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू होती है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इन सब में देखो डेटा दे रखे हैं। वैसे तो क्लियर ही है कि एल्कली मेटल होंगे। ये देखो लिथियम आ ही रहा है, रट्टी डालो, लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसने वही क्वेश्चन तो पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? वैसे ही पता लग रहा है पूरी सीरीज में लिथियम है, लिथियम से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है। वैसे ही जब भी आंसर आए लिथियम और फ्लोरीन तो रट ही दो, इनके लिए तो डेटा की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि lithium is the best reducing agent and fluorine is the best oxidizing agent, and this can be calculated with the help of SRP value also. You can see the SRP value. In this case, SRP value of lithium, third one, 1 2 3, third one is minus 3.05. तो मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव, दैट्स वाई दिस इज द, इन सब के अंदर वैसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इफ आई टाक यू आस्क यू in among the following which is the best oxidizing agent, give the answer. Best oxidizing agent? Sir, AG. AG, because its SRP value is highest, plus 0.8, plus 0.8. Clear बेटा ये point भी? Yes sir. नेक्स्ट आ जाओ बेटा 84 के बाद आप ये लास्ट तक 90 तक आ जाओ, जिसका कोई प्रॉब्लम हो। नाइन्टी तक किसी का और कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलें आगे। Yes beta, let continue in where were we? I think in last class we were doing pH of strong acid, है ना? Am I okay? Am I right? हम यही कर रहे थे ना, pH कैलकुलेशन कर रहे थे हम। अच्छा, लेकिन pH ऑफ मिक्सचर का Yes sir. हाँ मतलब वो स्ट्रॉन्ग वाले केस थे ना सारे, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्लियर हो गया था हमारा, चाहे मिक्सचर लें चाहे कैसे भी लें, है ना, strong acid and strong base. Now listen, now today we are going to start from the calculation of pH of weak acid or weak base. Weak acid or weak base, कोई भी एसिड हो या बेस हो। सपोज कोई भी स्पीसीज है, सपोज अपने एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू नो कि भाई वीक एसिड होते कौन कौन से। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वाले वीक एसिड हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। इनऑर्गेनिक एसिड में जो आपने बाकी देखे हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बन वाले, क्योंकि ये भी कार्बन वाले ही हैं, तो कार्बन वाला जो एसिड आएगा वो वीक एसिड होगा, H2CO3। सल्फर विदाउट ऑक्सीजन, जैसे H2SO4 होगा, वो तो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि सल्फर था लेकिन विद ऑक्सीजन था। लेकिन H2S सिर्फ आ जाए, H2S, इट मीन्स इट इज वीक एसिड। HCN आ जाए, अगेन देखो कार्बन आ गया, तो कार्बन वाले वीक एसिड होते हैं। तो कोई भी वीक एसिड होते हैं तो ये वीक एसिड्स आर partially ionized in water. Partially ionized in water. Then ये partially ionized होते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही किसी वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो कंप्लीटली तो होगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि H+ आयन कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी के इक्वल होगा। इसलिए हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मैं कह देता हूँ कोई वीक एसिड है HA, तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इट मीन इक्विलिब्रियम बनाएगा, और ये बनाएगा A नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब सपोज मैं आपको ये कह देता हूं कि HA का 1 मोल लिया था, सपोज इसमें अल्फा चला गया तो ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया। अगर ये 1 मोल की बजाय C कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो C आ गया। अब इस केस के अंदर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालें तो Ka इज इक्वल टू A नेगेटिव का कंसेंट्रेशन C अल्फा, H पॉजिटिव का आयन का कंसेंट्रेशन C अल्फा, और HA का कंसेंट्रेशन C1 माइनस अल्फा। तो C से C कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जनरली होता तो यही फार्मूला है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बट इफ अल्फा जो हो
लेस देन 10% हो तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट। तब क्या लिख सकते हो आप, जनरली यूज भी ये करते हो, जो आपका मतलब एम्स वगैरह के क्वेश्चन में जो होते हैं उसके अंदर अल्फा 10 से ऊपर दिया होता है कई बार, तो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना होता, पूरा कैलकुलेशन करना होता। वी नीड टू कंप्लीट कैलकुलेशन इवन we use the alpha, this alpha, but in the case of if dissociation is very small, ऐसे लिखा हुआ है 1%, 2%, 5%, अप टू 10%, देन हम अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारा। 1 के कंपैरिजन में अल्फा नेग्लेक्ट हो गया तो 1 रह गया, तो 1 की कंपैरिजन में आप सीधा कह सकते हो ना k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर में देखो आप, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। तो अल्फा देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना ज्यादा डिसोसिएट होगा ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। गाढ़ा कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा होना, और पतला होना मतलब पानी मिलाते जाओ। तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा तो अल्फा कम हो जाएगा, जितना कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वाटर ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा, वी का मतलब यहां पर डाइल्यूशन है, जितना डाइल्यूशन ज्यादा करोगे अल्फा इंक्रीज होगा। तो इसी को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपने डिसोसिएशन इंक्रीज करना है तो वो डाइल्यूशन से कर सकते हो। तो क्या बोल सकते हो, अल्फा विल बी इंक्रीज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे उतना अल्फा इंक्रीज होगा, लेकिन रेशो किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन में अंडर रूट वाला फार्मूला आएगा C2 अपॉन C1, और इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। एनीवे हमारे पास जब भी प्रॉब्लम आएगा अगर नोमेरिकल आता है तो ये फार्मूला होगा K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आप क्या करोगे, यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग H positive ion, because we know we want to calculate the pH, and pH depend upon the H positive ion concentration or OH negative ion concentration. So if we will calculate the concentration of H positive ion, then directly we can use to calculate the pH of solution. सपोज तो हमें तो ये तो क्लियर है ना कि आप जाओ, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन करना है ठीक है, ये पढ़ लिया किताबों में लिखा हुआ है, इट्स ओके, बट यू विल गो विद मी फ्रॉम दिस। H पॉजिटिव आयन जब भी आपके पास आ जाए तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा बेटा। आप पहले H पॉजिटिव आयन सोच लो, H पॉजिटिव आयन के क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। H पॉजिटिव आयन देखो C अल्फा, C और अल्फा दे रखा है तो इसी से निकाल लो, C अल्फा इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहां देखता हूं H प्लस आयन जो आपके पास है, H प्लस आयन इधर गया हमारे, ये देखो Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं Ka सी अल्फा इंटू अल्फा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा, Ka सी अल्फा इंटू अल्फा, सी अल्फा ही तो H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव आयन ये भी तो आ गया Ka अपॉन अल्फा। अगर आपको K दे रखा है और अल्फा दे रखा है तो अल्फा को K से डिवाइड कर दो तब भी H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। थर्ड वन देखो, आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपने लिखा है सी अल्फा, तो सी अल्फा होता है तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आई, Ka अपॉन सी, तो अल्फा की जगह K अपॉन सी लूंगा, अंदर सी चला जाएगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है Ka इंटू सी। बेटा जो भी इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है इसके लिए चीज आप वो कर लो, दिमाग में रख लो, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, इट वुड बी मतलब लाइक आइसिंग ऑन योर केक हो जाएगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि वीक एसिड है, H प्लस आयन 3 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो आएगा H प्लस आयन सी अल्फा, अब क्वेश्चन की डिमांडिंग होगी जैसा क्वेश्चन में दिया हो सी और अल्फा दे रखा हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना सी एंड अल्फा, या क्या दे रखा होगा K अपॉन अल्फा, तो आप H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हो, या दे रखा होगा अंडर रूट K इंटू सी, तो आप निकाल सकते हो। तो आप H पॉजिटिव निकालोगे बाद में pH निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना सीधा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, इवन फार्मूला चाहिए तो फार्मूला भी निकाल लो, ये देखो जैसे H पॉजिटिव आयन ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। अगर ये रख ले हम pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka इंटू सी का हाफ रख लें तो हाफ बाहर आ गया बेटा, कॉमन हो गया हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग Ka,
और माइनस लॉग सी। माइनस लॉग को ही पी के ए बोलते हैं, माइनस लॉग के ए को पी के ए बोलते हैं। तो पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के। अगर हाफ बाहर लगा दिया है तो सिर्फ लॉग सी रख दो। डेरिवेशन पूछेगा, डेरिवेशन निकाल लोगे। जो एग्जाम में पूछेगा वो सब क्वेश्चन इससे निकाल सकते हो आप। इसी से कैलकुलेट करना है। फर्क इतना है सिर्फ कि बेटा ये आपके पास क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड की जगह वीक बेस होता तो बस यहां पर ओ एच नेगेटिव आ जाता बाकी, और के ए की जगह के बी आ जाता। तो सिमिलरली सपोज मैं कह देता हूं किसी वीक बेस के लिए निकालना है आपको, फॉर वीक बेस। तो वीक बेस निकालो ना, जैसे NH4OH है सपोज, तो क्या होगा देखो, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। बस ऊपर वाला एक बार काम सीख लिया, वही यूज करो, C1 - H। एक्स लिख लो या अल्फा लिख लो, अभी लिख ले रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, सी अल्फा। ये क्या आ जाएगा, सी अल्फा। तो यहां से आपको OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो OH क्या हो सकते हैं, वही वाला फार्मूला बोलो बेटा, क्या क्या हो सकता है OH नेगेटिव। सीधा ही दिख रहा है क्या आ सकता है, जैसे ऊपर वाले में किया सी अल्फा। दूसरा क्या आ सकता था, के अपॉन अल्फा। तो उसको आप अब के बेस का है तो के बी लिख देना अपॉन अल्फा। तीसरा क्या था, के सी, तो ये के बी सी हो जाएगा अंडर रूट में। के बी डॉट से। हाँ के बी डॉट सी। बस फर्क क्या हुआ, बेस है तो ओ एच नेगेटिव आयन निकल आया। बाद में आप ओ एच निकाल के फिर पीओएच निकाल लेना। तो नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ ओ एच नेगेटिव आ जाएगा, फिर आप पीएच निकाल लेना 14 में माइनस कर लेना। जैसे सपोज मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं आपके साथ। सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, डिग्री ऑफ dissociation of a weak monobasic acid is 0.1 कर देते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.01 गिवन है। इसका के ए इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻⁵ के ए इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻⁵। एक बेटा और ध्यान रखना हिंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा ये आपसे। तो अगर ये के ए की वैल्यू दे रखी है तो इसका पी के ए डायरेक्ट रखना। 5 में से लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4.75 पौने 5 4.75 याद रखना। लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी के जरूरत करना होगा तो डायरेक्ट कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज इतना के ए। कैलकुलेट द पीएच of solution। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आपको सबसे पहले तो ये जाना है कि ये है क्या, वीक मोनोबेसिक एसिड है, मतलब इस टाइप वाला एसिड है HA वाला। अगर HA वाला एसिड है तो इसका मतलब H पॉजिटिव A नेगेटिव ये बनेगा इसका। तो H पॉजिटिव C अल्फा हो जाएगा, या जो जो फार्मूले किए थे या तो C अल्फा होगा, या क्या किया था ना, हमें KA अपॉन अल्फा किया था, या फिर हमने किया था KA इंटू सी। इन तीनों में कोई ना कोई तो होगा। अब देखो दे क्या रखा है, 0.01 अल्फा आ गया और के आ गया। तो अल्फा और के का फार्मूला तो ये करोगे ना, डायरेक्ट पहुंच गए देखो क्वेश्चन पर आप। अल्फा और के है तो मुझे बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से सोल्व करूंगा। तो क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए अपॉन अल्फा 1/8 इंटू 10⁻⁻⁵। और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01, मतलब 10⁻⁻²। तो ऊपर चले जाओ, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻3। अब आप पीएच कैलकुलेट कर लो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा ही तो होगा, और कैसा आएगा आपको। 1.8 इंटू 10⁻⁻3, ये आगे चला गया पीएच 3। लोग 1.8 की वैल्यू जैसे मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट 0.25 कम कर दो तो 2.75 आ गया आपका। तो आपको जो फोकस रहना है, यू नीड टू फोकस योर माइंड ऑन दीज फार्मूला, सी अल्फा
के अपॉन अल्फा के ए सी, जिसमें से जो डेटा हो, लोग के चक्कर में क्यों फंसे, हमेशा उस इक्वेशन से लोग वाली से क्यों सोल्व करें हम, लोग बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, लोग तो एक कैलकुलेशन है। देखो जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, 0.1 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर वीक मोनोबेसिक बेस के बी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। कैलकुलेट करो बेटा, देखो क्या आता है, सॉल्यूशन बनाओ। पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनो बेसिक बेस के बी इतना गिवन है, देखो क्या आंसर आता है, कैलकुलेट करो। कर रहे हो बेटा? यस सर। ट्राई करो, देखो, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन जब तक अपने खुद नहीं निकालेंगे जब तक मतलब उसका मजा नहीं है। एग्जाम में वही होता है, हाथ रुक जाता है, फिर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो लोग उतना बेटर। और यही देखो आप इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे अगर सही कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके हम करेंगे तो। कितना आया बेटा बताओ, आ जाना चाहिए अभी तक। नहीं आ रहा? देखो काफी सिंपल है, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में आप फार्मूला, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बेटा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, वो सोचता है सीधा एक फार्मूला हो जिसमें वैल्यू पुट कर दूं और आंसर आ जाए, और एग्जामिनर ऐसा देगा नहीं। वो सोचेगा कि भाई कुछ नॉलेज भी है या नहीं है। तो देखो उसने क्या डाला, हमें मोनो बेसिक बेस डाला। तो मोनो बेसिक बेस कोई सा भी ले लो ना, जैसे आपने BOH ले लिया सपोज, इसका मतलब BOH ने क्या किया होगा, बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव किया होगा। तो O नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगा। यहाँ क्या हो सकता है, हमने निकाल चुके हैं C अल्फा या KB अपॉन अल्फा या K ये अंडर तो रूट। मोनो एसिडिक बेस है ना? है, बेस की बेटा एसिडिटी होती है और एसिड यस की सर, बेसिसिटी होती है। तो बेस बेसिसिटी होती होगा, है सर। हाँ बेस है तो एसिडिटी आएगा ही। तो KB इंटू सी आ गया। तो C अल्फा इज इक्वल टू KB अपॉन अल्फा इंटू KB इंटू सी। अब हमारे पास क्या है, एक तो C है, ओके C आ गया, और एक है K, तो ये वाला वैल्यू चला जाएगा ना, KB इंटू सी। तो इसका मतलब मैं OH नेगेटिव क्या लगाऊंगा, OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम ऑफ KB इंटू सी का पावर हाफ। तो ये अभी हमने सोल्व किया था, देखो ये क्या है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग KB टू सी इंटू हाफ होगा। अब क्या होगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ बाहर लोगे या नेगेटिव अंदर लो, हाफ बाहर लोगे, तो माइनस लॉग KB, अभी नहीं किया था हमने, माइनस लॉग KB और माइनस लॉग C आ जाएगा। अब देखो, अब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। माइनस लॉग KB को PKB बोलते हो आप,
तो हर एक बात जो मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, वो काम आने वाली है। तो माइनस लॉग के बी को क्या लिखोगे आप, पी के बी, और माइनस लॉग सी। इससे क्या फायदा होगा पी के बी से, देखो के बी 1.8 10 - 5 है, तो मैंने क्या बताया था, के बी इतना है तो पी के बी सीधा क्या कर दो, ये 10.8 log 2 के बराबर है, तो पी के बी 5 में से 0.25 हटा देना, 4.75। बहुत जगह आएगा, मैंने बोला था। आप जब आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल सी देर आर मेनी एग्जाम्पल विच कंसिडर द वैल्यू ऑफ के बी एंड पी के बी। तो के बी इतना है, के बी यूज करना हो तो डायरेक्ट करो, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है पी के बी के फॉर्म में, जैसे ये, तो 4.75। अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई। तो पीओएच देखो आ गया आपके पास, पीओएच हाफ पी के बी डायरेक्ट आ गया 4.75। लॉग सी की वैल्यू तो निकाल लेते हैं अलग से, लॉग सी, तो लॉग सी की वैल्यू देखो 0.1 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻+1 पीओएच हाफ 4.75 और 1 आ गया 5.75। सोल्व कर लो, आधा कर दो इसको पीओएच को, 2 2 जा 4 17, 8 2 जा 16, फिर देखो, फिर 15 है, 8 तब ले लो 2.88 आ गया ये, लेकिन पीओएच आया, आपको चाहिए पीएच, तो 14 में से 2.88 माइनस कर दो, तो आपकी पीएच आ जाएगी। तो इस टाइप से एक सैंपल लिया है, सैंपल के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास वीक एसिड या वीक बेस हो तो आप यूज कर सकते हैं। वन थिंग मोर, देर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ बोलो बेटा। सर पीकेबी कैसे निकाला एक बार बताओगे? ये मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन सिखा दी। जब के बी इतना होता है ना 1.8 10 - 5 1.8, तो इसका या तो नेगेटिव लोगरिथम लेके सोल्व करोगे, तो लेकिन मैंने क्या बोला है कि जितनी यहाँ वैल्यू हो उसमें से अगर ये 2 के आसपास है तो 2.5 माइनस कर दिया करो, तो अप्रोक्स आ जाएगा। अगर पूरा सोल्व करना है तो कर लो। आपको क्या निकालना है, पी के बी। पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉग के बी। नेगेटिव लॉग के बी क्या होगा, लॉग के बी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना आपके लिए। सोल्व करोगे इसको तो 5 माइनस लॉग 1.8, फिर आपको log 1.8 की वैल्यू भी चाहिए होगी, जैसे log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा 0.25, तो ये 4.75 तो आया। ये तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आपके क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने बेटा आपको बोला कि यहां भी बोला, ऊपर वाले में भी बोला, देखो ऊपर भी ध्यान दिया हो आपने, तो दैट्स वाई कि मैं आपको मतलब कोच कर रहा हूं इस चीज के लिए कि जब भी ऐसी आ जाए चीजें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो मैंने हिंट दिया था, मैंने कहा था के की वैल्यू कभी भी इतनी आ जाए और आपको पी के लिखना हो, तो इसका मतलब उसमें से पॉइंट, इस पावर में से 0.25 माइनस कर दिया करो। जरूरी नहीं है ये, मान लो मैं ये लिख दूं, सपोज मैं आपको कह दूं के की वैल्यू है 1.8 10⁻⁻⁶, बताओ पी के की वैल्यू कितनी होगी, बोलो अब डायरेक्ट ट्रिक से, कितना आएगा बेटा? 5.75। 5.75। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, सिंपल सी चीज है, जो आप बहुत कैलकुलेशन करके निकालोगे उसको मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। ओके सर। अब आता है बेटा, मैं एक हाँ नोट बता रहा था आपको एक, कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जिसमें 1 प्रोटॉन का डिफरेंस हो, तो उसमें के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू लिख सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मतलब एक पता हो तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो, या पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू हो जाएगा। जैसे एज एग्जांपल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, देखो दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, H पॉजिटिव एसिड हो गया, OH नेगेटिव सपोज बेस हो गया, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं के ए इंटू के बी, या पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू जो है आपकी पी के प्लस पी के भी लिख सकता हूँ, H और OH, तो कोई भी आ जाए, नॉट ओनली फॉर H और OH पॉजिटिव बट फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यू कैन यूज के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। चलो बेटा इतना भी हो गया। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं। देन टुडे क्लास वी आर लर्निंग अबाउट द
PH4 वीक एसिड, तो वीक एसिड वीक बेस हो गया। अब आ जाओ, अगर सपोज अपने पास साल्ट हो तब कैसे करेंगे? PH4 साल्ट इन वाटर, कोई सॉल्ट है उसको वाटर में डाल देते हैं, तो पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बेटा, सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो इसमें देखो सॉल्ट की कैटेगरी कर लो आप पहले। आपके पास सॉल्ट कई टाइप के होंगे, जैसे सॉल्ट जो होगा ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है, या आपके पास दोनों वीक हो सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, ऐसा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस देखो जैसे NaOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे NaCl। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ कोई भी साल्ट होगा तो उसको वाटर में डालोगे तो वो NaCl होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसका जो पीएच आएगा वो आपका ऑलवेज 7 आएगा, मतलब ये न्यूट्रल रहेगा। एक्वा सॉल्यूशन लोगे तो ये न्यूट्रल रहेगा। सपोज ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे मैंने ले लिया आपको HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस ले लिया अमोनिया ले लिया, या NH4OH ले लिया, अमोनिया ले लिया, अमोनिया वीक बेस है, HCl और अमोनिया हो गया, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे NH4Cl। NH4Cl में मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, देखो Cl जो आया स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, NH3 जो आया वीक बेस से आया, तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव सॉल्यूशन जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ही जाएगा, तो सॉल्यूशन लेस देन 7 रहेगी जब भी कैलकुलेट करोगे, और पीएच जो होगी वो आपकी एसिडिक मीडियम में रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। सपोज आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड का मतलब होगा जैसे एसिटिक एसिड ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जैसे KOH ले लिया, तो एग्जांपल जैसे आ गया आपके पास CH3COOK, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है, के एल्किली मेटल है तो इसकी पीएच 7 से ऊपर होगी, इसका सॉल्यूशन हमेशा बेसिक होगा। अगर दोनों ही वीक हैं, जैसे मान लो वीक एसिड है, जैसे वीक एसिड ले लिया मैंने HCN वीक एसिड, और वीक बेस ले लिया जैसे अमोनिया, तो NH4CN बन गया, तो एसिड भी वीक बेस भी वीक। अब ये डिसाइड नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे जब इसका सॉल्यूशन होगा। एक चीज तो ये ध्यान, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, डिसाइडेड बाय डोमिनेंट के, भाई के वीक एसिड है तो KA या KB दोनों होंगे, जिसका डोमिनेंट के होगा वो डिसाइड करेगा कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, मतलब फार्मूला देख के आप नहीं बता सकते। क्लियर बेटा ये वाली चीज? सपोज एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बताओ कैसा होगा बेटा? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, या डिपेंड ऑन के? क्या आंसर दोगे? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब पीएच किस रेंज में जाएगी? बोलो बेटा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उसके रेफरेंस में 9th 10th में ही आ जाता है। क्या आंसर होगा, कैसे देखोगे? मैंने ऊपर बताया है बेटा आपको। यस बेटा, रिप्लाई। सर एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, वेरी गुड। क्योंकि क्यों सर होगा बेटा? COH वीक बेस होगा और वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, नाइस आंसर। बिकॉज सल्फेट है, सल्फेट तो वीक एसिड से आएगा ना, H2SO4 से आएगा, और जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके जो बेस होते हैं वो सारे वीक होते हैं। ये H2SO4 से आएगा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो बेस क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक जाएगा। वेरी इजी, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल सोचना होता है आपको। एनीवे, अब क्या होगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब तो पीएच 7 रहेगी। तो इसका कभी भी अगर साल्ट का कोई भी पार्ट वीक से आता है
जैसे साल्ट का, इसमें वीक से आया, इसमें वीक से आया, इसमें दोनों ही वीक से आए। जब भी कोई वीक से आता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इन सब का हाइड्रोलिसिस होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, क्या आंसर दोगे बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, क्या आंसर दोगे? अगर मैंने ये सारे एग्जांपल दे दिए, NaCl, NH4Cl, CH3COK, NH4CN, एंड मैंने पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस, तो मैंने क्या बताया? हाइड्रोलिसिस देखोगे कैसे बेटा? क्या पहचान है उसकी? रिकॉग्निशन क्या है? डू यू लिसन बेटा? मेरी आवाज सुन रहे हो आप? यस सर, NaCl नहीं जाएगा। NaCl नहीं, मतलब NaCl तो इट्स ओके, ये तो सामने ही आपके, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप किस में देखोगे हाइड्रोलिसिस होगा या किस में देखोगे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पता कैसे लगेगा आपको? की पॉइंट क्या होगा आपका देखने का? सर वीक एसिड या वीक बेस होगा जिसमें वो हाँ, हाइड्रोलिसिस हो जाए। हाँ बेटा, अगर साल्ट में कोई भी वीक एसिड या वीक बेस से कोई आया हुआ है तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग से आए हुए हैं तो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। और उसकी फिर पीएच निकाल सकते हो। तो कैसे पीएच कैलकुलेशन अब देखते हैं, थियोरेटिकल हो गया, अब कैलकुलेशन कैसे आएगी आपकी। सपोज आपका इसका मतलब हाइड्रोलिसिस जो होगा, पहले हम करते हैं सपोज हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of suppose strong acid and weak base। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने ले लिया NH4Cl। अब इसको आपने वाटर में डाला, NH4Cl को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये चीज चेक करनी है। तो आपने ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस जो स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है उससे रिएक्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग से कौन आया हुआ, देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ, तो इसका रिएक्शन नहीं देना। वाटर रिएक्ट करेगा इस वाले पार्ट से, तो नेट रिएक्शन क्या लिखोगे? NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, ये बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। NH4OH प्लस H पॉजिटिव। मतलब बहुत सारे आंसर मिल गए। जब कभी भी हाइड्रोलिसिस करते हो ऐसे साल्ट का जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो वीक बेस का कैटायन होगा, कैटायन के साथ वाटर रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको आप बोलोगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ऐसा जब भी आएगा बेटा, जब वीक बेस होगा तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर जो रिएक्ट कर रहा है वो कैटायन से कर रहा है। और जब भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। बाकी सब कुछ पहले की तरह वीक वाला ही तो कर रहे हो। ये H पॉजिटिव आ गया, पहले C अल्फा लिख रहे थे, अब CH लिख देना। वहां डिग्री ऑफ, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, H का मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बाकी सब कुछ वैसा। तो इसका भी K जो आएगा, अब ये एसिड तो है नहीं बेटा कि Ka लिख ले, बेस भी नहीं है K भी लिख लें, साल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो KH लिखो। तो इसका मतलब क्या क्या फार्मूला आ गया, देखो H पॉजिटिव आयन, अब बहुत कुछ दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सीखा है पिछले केस में। देखो H पॉजिटिव आयन क्या आ गया, CH। यहाँ क्या लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा था आपने K अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह अब KH हो जाएगा, अल्फा की जगह H आ जाएगा। या क्या लिखोगे आप, अंडर रूट KH इंटू C। वही फार्मूले हैं, बस अल्फा को H से रिप्लेस कर दिया, K को KH से कर दिया, H हो गया अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सब कुछ वही, आपको पीएच कैलकुलेट करना है बेटा, हो जाएगा KH इंटू C से। यहां पर जो KH आएगा ये याद रखना, आपके पास अगर KH आता है यहां पर, KH हमेशा KW हेयर, KH इज इक्वल टू हमेशा KW, और जो वीक वाला है, वीक क्या है इस बार, बेस है तो KB आ जाएगा। तो ऐसे केस के लिए KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो मैं सिमिलरली आपसे इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूं तो आप अपने आप ही निकाल दोगे बेटा। इसके लिए अगर मुझे इसका मतलब पीएच निकालना हो, ऐसे केस के लिए पीएच निकालना, तो पीएच इज इक्वल टू, बिकॉज एसिडिक कहते हो 7 से कम होगा तो 7 में माइनस कर देना, 7 माइनस
log के ए, ये के बी बेस है तो के बी माइनस हाफ log सी। ये फार्मूला मेमोराइज कर लो, डिराइव भी कर सकते हो आप, लेकिन हमें इतना आइडिया है कि 7 से कम जाना है। तो पीएच जब भी निकालना हो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तो पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ log के बी माइनस हाफ log सी आ जाएगा, निकलेगा इसी से। के एच सी को जब एच पॉजिटिव से पीएच सोल्व करोगे यही आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब देखो इसी चीज को हम सब पे यूज करते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base. Now we are taking weak acid and strong base. अब मैंने वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सारा वही का वही बेटा, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा आपने उसमें किया। क्या करोगे आप, कोई भी एग्जांपल ले लो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल जैसे आपने ले लिया CH3COONA, वाटर से रिएक्ट कराओगे, वाटर अब की बार Na स्ट्रॉन्ग बेस वाला उससे रिएक्ट नहीं करेगा, CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर रिएक्शन करके देखो क्या बनेगा, CH3COOH CH3COH प्लस OH नेगेटिव। तो अब की बार जो हाइड्रोलिसिस हुआ एनाइन से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। इसको आपको एनाइनिक बोलोगे। OH नेगेटिव है बन रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक, ऐसे सॉल्यूशन बेसिक होंगे। और यहाँ OH जो है जो पहले निकाला है वही सारी चीजें आ जाएंगी, तो OH हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा KH अपॉन H, यहाँ हो जाएगा KH इंटू सी। और हेयर जो KH आएगा, KH इज इक्वल टू आएगा KW, जो इस बार वीक है उसको देना, वीक एसिड है तो KW अपॉन KA आ जाएगा, KW अपॉन A। इस बार आप अगर अपनी पहले POH निकालोगे तो POH इज इक्वल टू पहले दिखेगा 7 माइनस हाफ log KA माइनस हाफ log C, लेकिन जब 14 में माइनस करोगे 7 चला जाएगा तो PH वापिस देखो आ जाएगा 7 प्लस हाफ log KA, तो 7 से ऐड हो गया देखो हाफ log C। तो यहाँ पीएच 7 में से दोनों माइनस करने हैं, हाफ log KB और हाफ मैंने यहाँ लिखा KB, हाँ वीक है, और यहाँ वीक एसिड है तो KA लिख दिया, 7 प्लस हाफ log KA। अगर आप यही हाइड्रोलिसिस बेटा आप ऐसा कर लेते हो, दोनों ही वीक ले लेते हो, तो दोनों का सम कर दो। देखो इक्वेशन का डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही ले लेते हो, तो अब दोनों के साथ रिएक्शन होगा, इसलिए कैटाइनिक एनाइनिक नहीं बोल सकते हम। सीधा हम इसमें क्या निकालेंगे कि हमारे पास जो यहां पर आएगा, कोई भी ले लो ऐसे, जैसे CH3CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, HOH दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा हमारे पास देखो HN प्लस डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, CH3CH ना आपको NH4OH मिलेंगे। अब इन हैं दोनों वीक, लेकिन आयन कोई नहीं दे रहा है, तो ये आ जाएगा C1 माइनस H, ये C1 माइनस H, इसका मतलब ये भी CH और ये भी CH। तो इस बार जो आप KH की वैल्यू निकालोगे अगर फार्मूला रख करके, KH इज इक्वल टू आ जाएगा आपका CH C का स्क्वायर H का स्क्वायर, C से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा H का स्क्वायर 1 माइनस H का भी स्क्वायर। अगर H मोर देन 10% है तो पूरा यूज करना इसी फार्मूले को, अंडर रूट KH लेना, मोर देन 10% है तो अंडर रूट KH लेना है, और अगर लेस देन है तो छोड़ देना। तो अप्रोक्सीमेट KH इज इक्वल टू H स्क्वायर आ गया, मतलब H इज इक्वल टू अंडर रूट KH आ गया डाइल्यूट के लिए, लेस देन 10% के लिए, उसमें नहीं तो अदरवाइज AH हम सोल्व कर लेंगे कितना है। तो यहाँ H KH आ गया, तो देखो C आ ही नहीं रहा यहाँ, और KH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इज इक्वल टू होता है KW
अपॉन जो वीक है तो वीक दोनों आ जाएंगे, के ए इंटू के बी। तो यहाँ के एच में के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी आएगा, एच अंडर रूट के एच होगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में देखो सी नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मिल सकता है क्वेश्चन आपको, लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल बना देगा, होगा कुछ नहीं। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ such salt does not depends upon concentration of salt। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी करते रहो आप, डबल करो ट्रिपल करो, लेकिन उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट रहेगी। वो अंडर रूट के एच के इक्वल होगी, के एच दो इन कांस्टेंट से बना होगा, वो फिक्स वैल्यू आएगा। दूसरा पॉइंट, इसका पीएच कितना होगा, सी पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो सी पे डिपेंड नहीं करेगा तो पीएच कितना आएगा देखो। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ लोग के ए माइनस हाफ लोग के बी, ऊपर वाले दोनों फार्मूले मिला दिए मैंने, सी आएगा नहीं, तो पीएच इज इक्वल टू इतना रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा इन दोनों में कौन डोमिनेंट है। अगर के ए ग्रेटर देन के बी हो गया तो पीएच एसिडिक हो गए तो लेस देन 7 हो जाएगा। के ए लेस देन के बी हो गया तो पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। के ए और के बी इक्वल आ गए तो पीएच 7 भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का है, देन सॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, एसिडिक बेसिक या किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ के, एसिड का ए, के या बेस का के, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सी आया ही नहीं है। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सच साल्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साल्ट ऑफ पीएच। देन यू नो यहाँ पर पीएच क्या है, कांस्टेंट आ रही है बेटा देखो, इसका मतलब ऐसे साल्ट की पीएच हमेशा कांस्टेंट रहेगी, के कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पीएच वाला सॉल्यूशन जो होता है उसको बफर बोलते हैं। तो दिस सॉल्यूशन is of constant pH, so consider simple buffer। इसको आप बोलोगे सिंपल बफर, इसको हम सिंपल बफर बोलेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल बफर। सिंपल बफर क्या होगा, जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा। तो मिक्स्ड बफर क्या होते हैं, फिर पॉइंट यहां आता है। इसका मतलब बफर क्या होते हैं, बफर जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एसिड बेस मिला दें तो उससे पीएच कांस्टेंट बनी रहे, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, अल्टर नहीं होने देते, ऐसे सॉल्यूशन को बफर। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड बफर है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती है, हम बहुत सारी एसिड और बेसिक चीजें यूज करते हैं, खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खूब, बहुत एसिडिक है, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच आप देखोगे तो पूरी लाइफ में सेम बना रहता है, बिकॉज उसमें बफर एक्शन हो रहा है। बफर का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन विच मेंटेन। बफर तब बनेगा जब के इक्वल के बी होगा ना। वो तो सिंपल बफर बनेगा, वो तो सिंपल बफर और भी हो सकते हैं। अभी अभी देखो, अभी बफर वाला पॉइंट आया ना, सॉल्यूशन नहीं, मतलब इट इज नॉट मस्ट कि के इज इक्वल टू के बी होगा तभी बफर होगा। के कुछ भी हो, के बी भी कुछ भी हो, तो ये वैल्यू तो मैथमेटिकल कांस्टेंट ही रहेगी ना, के थोड़ी चेंज होते हैं किसी के कंसंट्रेशन से, पीएच तो कांस्टेंट ही होगा। कोई सा भी आप वीक एसिड और वीक बेस का कोई सॉल्यूशन बना दो तो इट इज नॉट मस्ट कि के इज इक्वल टू के बी होगा, तब तो पीएच 7 हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि पीएच 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट कि पीएच कांस्टेंट रहने चाहिए। तो ये सॉल्यूशन कोई भी वीक एसिड वीक बेस का होगा तो के कांस्टेंट वैल्यू, के बी कांस्टेंट, 7 भी है कांस्टेंट, तो पीएच तो कांस्टेंट ही हुआ ना। तो दिस सॉल्यूशन इज ऑफ कांस्टेंट पीएच, कुछ भी हो के और के बी है तो कांस्टेंट वैल्यू, सो इट इज कंसीडर्ड एज सिंपल बफर। तो सिंपल बफर कहते किसको है, इसका मतलब बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन विच मेंटेन इट्स पीएच कांस्टेंट, pH constant on adding small amount of acid or base और वाटर एटसेट्रा। हम पानी मिला दें, थोड़ा बहुत एसिड बेस मिला दें, लेकिन उसकी पीएच कांस्टेंट है, उसको बफर बोलते हैं। तो ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल बफर और एक होते हैं मिक्स्ड बफर।
सिंपल बफर में ओनली साल्ट होगा, साल्ट, और इसमें जो होगा वीक एसिड और या वीक बेस हो सकता है प्लस साल्ट होगा, इसलिए मिक्स्ड बोल दिया इसको। जैसे सिंपल बफर में साल्ट कौन से वाला होगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे अभी पढ़ा आपने। तो इसका एग्जांपल जो भी कोई साल्ट वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ है वो आपका सिंपल बफर है, जैसे अभी ऊपर वाला किया आपने। तो सिंपल बफर है, जैसे आपका क्या आ गया, वीक एसिड वीक बेस CH3CO NH4। इसकी पीएच कांस्टेंट रहेगी, कितना पीएच आएगा, अभी फार्मूला निकाला 7 प्लस हाफ log Ka और माइनस log Kb, log Ka। एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, फार्मूला जो निकाला है हमने यहाँ निकाला था ना, इस फार्मूला हमने सही किया है कि हाफ पीके आना चाहिए था ना, हाफ पीके। कैलकुलेशन पूरी की नहीं, डायरेक्ट लिखा है, इसलिए ये था हमारा, ये निकाला हमने पीएच, कुछ थोड़ा सा हमने वैल्यू जो लिखा है माइनस हाफ log के, यहाँ से निकाला हमने, देखो पीएच निकालना था ना, तो क्या आना चाहिए था, H पॉजिटिव आयन नेगेटिव लॉग, अगर मैं पीएच निकालूं तो नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है KH इंटू सी हाफ, तो ये आना चाहिए था पीएच इज इक्वल टू हाफ माइनस पी या माइनस लॉग के एच माइनस लॉग सी। तो ये माइनस लॉग, ये पी के आया है ना, माइनस हाफ लॉग पी के, तो माइनस लॉग के एच, तो ये कॉमन हो गया बाहर, माइनस लॉग को हमने पी के एच लिख दिया, ये माइनस लॉग सी आ गया हाफ पी के एच। तो के एच इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, के डब्ल्यू, तो ठीक है वो 7 आ जाएगा, ये हाफ पी के ए, तो ये आ गया log के, तो माइनस log हाफ के ए, तो कितना बन गया ये, हाफ माइनस log के डब्ल्यू माइनस माइनस फिर माइनस log के ए और माइनस log सी, माइनस log के डब्ल्यू 14, ये हो गया 7, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस log पी के, तो माइनस हाफ, ये चीज मैं कह रहा था माइनस पी के, तो ये माइनस log की जगह सोल्व करके आएंगे तो पी के भी आएगा, ये वैल्यू पी के भी माइनस 7 माइनस हाफ पी के भी माइनस हाफ log सी, ये आएगा। तो इसमें भी क्या है, पी के बी की वैल्यू आएंगी सब जगह जहां किया है, log सोल्व करके किया नहीं तो एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा। यहां भी क्या आएगा, 7 माइनस यहाँ log किया है वहां पी के कर दो, पी के। तो लास्ट वाले में भी आपका ये भी 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी आ जाएगा, तभी तो के ए ज्यादा होगा, तो के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा, पी के ए ज्यादा पी के ए कम, ये कम हो गया तो डोमिनेंट हो जाएगा, तो पी एस 7 से तभी तो कम आएगी, तो ये पी आएगा, सॉल्यूशन करेंगे ना जब पी आएगा, log की जगह पी के आएगा। तो वही बात हम यहां कर रहे थे कि ये फार्मूला क्या रहा, इसका मतलब आपका ये वाला कि 7, ये वाला फार्मूला कि भैया अगर हमारे पास सिंपल बफर है, सिंपल बफर का मतलब इसमें पीएच कांस्टेंट रहनी चाहिए। पीएच कांस्टेंट कैसे आएगी, बिकॉज इसका पीएच जब भी कैलकुलेट करोगे तो इस फार्मूले से होगा 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। लेकिन मिक्स्ड बफर क्या होगा, जब भी वीक एसिड और वीक बेस और इट्स साल्ट हो, तो आपको देखो अलग से बता देता हूं मैं, इसमें ध्यान रखना, अगर आपको मिक्स्ड बफर करना है फिर मिक्स्ड बफर को दो टाइप में डिवाइड कर देना, एक लिखना एसिडिक बफर, एक लेना बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर क्या होगा, एसिडिक बफर मतलब जब कभी भी आपके पास कोई वीक एसिड हो, जब भी कभी आपके पास वीक एसिड हो,
प्लस इट्स सॉल्टो विद स्ट्रॉन्ग बेस। या सबसे बेटर रिजल्ट में बोलूं तो आप बोलोगे वीक एसिड और कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड हो, वही कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, मतलब उसका साल्ट बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहता हूं, वीक एसिड CH3COH, वीक एसिड आ गया बेटा, और इसका साल्ट आ गया स्ट्रॉन्ग बेस मतलब Na के साथ, तो CH3COONA लिख दो तब भी ओके है। तो वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस का छोड़ो, रिएक्टिंग स्पीसीज तो वीक वाली होती है, तो वीक वाली तो यही है ना रिएक्टिंग स्पीसीज। तो मैं अगर ये भी लिख दूं CH3COOH और प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये भी तो बेसिक एसिडिक बफर हो गया। तो एसिडिक बफर मतलब कोई भी वीक एसिड एंड इसका कॉन्जुगेट या उसका साल्ट, वो हमारा एसिडिक बफर है। और इसकी पीएच निकालोगे तो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट ही है, इसको आप सॉल्ट ही बोलोगे, सॉल्ट अपॉन एसिड से कैलकुलेट करोगे ये गिवन होगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर बेसिक बफर है तो सिमिलरली वीक बेस, अब बेस वीक ले लो एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ज्यादा बेटर यही है कि ये वीक बेस है तो कॉन्जुगेट ले लो इसका, कॉन्जुगेट एसिड, इट विल बी बेटर। जैसे वीक बेस क्या हो गया, NH4OH, या अमोनिया बोल सकते हो, वीक बेस हो गया। तो इट्स सॉल्ट क्या हो जाएगा, NH4, एक्चुअली में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक H ज्यादा होगा ना, OH2 पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में वाटर को छोड़ दें तो हमारे पास तो NH4 पॉजिटिव भी तो लिख सकते हैं इसको, या फिर NH4Cl भी लिख सकते हैं, और NH4OH को आप अमोनिया भी लिख सकते हो, वीक बेस है। NH3 तो मैं क्या बोलूं कि जैसे मैं बोलूं NH3 और NH4Cl, तो यही तो हुआ, क्या हुआ, ये वीक बेस और ये इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे ना करके शॉर्टकट में देखो, अमोनिया NH3 इधर लिख देता हूं NH4 पॉजिटिव, तो ये इन दोनों में एक प्रोटॉन का ही तो फर्क है, जिसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और जिसमें कम होगा बेस होगा, तो ये वीक बेस, ये इट्स कॉन्जुगेट। तो इसको हम बेसिक बफर बोलेंगे, जब वीक बेस अपने साल्ट के साथ लेंगे तो उसको हम बेसिक बफर बोलेंगे। अब बेसिक बफर जब आप बोलोगे देन क्या होगा, आपका इसका पीओएच निकलेगा, बफर है तो पहले पीओएच निकालोगे, तो पीएच सेम फार्मूला पीके है, इसकी जगह पीके भी लिख लो, प्लस सॉल्ट लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे लगे कि क्या केस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस होता है वो ये होता है कि सिलेक्ट करना कि भाई यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या मैं हाइड्रोलिसिस वाला फार्मूला लगाऊं या बेस वाला फार्मूला लगाऊं, या सिर्फ एसिड वाला लगाऊं या वीक एसिड वाला या स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो इट विल बी डिसाइडेड टू एनालाइज द रिएक्शन। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास CH3COH है और प्लस HCl है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है मेरे पास CH3CH। अब इनके केस फर्स्ट लिए मैंने, एक केस सेकंड लिया, वो बेटा डिसाइड करेगा कि हम क्या करेंगे थर्ड लिया। सपोज मैंने कहा कि 0.1 मोलर 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड लिया और 0.2 मोलर 10 मिलीलीटर लिया एक केस में। एक केस में मैंने 0.1 मोलर 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड लिया और ये 0.1 मोलर और 10 मिलीलीटर ले लिया। एक केस में मैंने ये 0.1 मोलर 10 मिलीलीटर लिया और ये मैंने ले लिया 0.05 मोलर और 10 मिलीलीटर। अब मुझे सब केस में पीएच कैलकुलेट करना है, ऐसे केसेस आ गए आपके पास। तो दीज आर द नॉट इजी क्वेश्चन, आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देखो CH3COH,
देखो CH3CH रिएक्ट करके बनाएंगे क्या, बनाएंगे बेटा ये CH3COO, दोनों एसिड ले लिए ना, एक हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं ना, ये भी एसिड एसिड लिया है, एक बेस ले लेते हैं। तो इसका बेस एसिड और ये बेस कर रहे हैं हम, किससे रिएक्शन कराए हैं कि हमारा इस टाइप का रिएक्शन बन जाए। जैसे हम बनाना क्या चाहते हैं, सपोज ये बनाना चाहते हैं CH3COH की NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। तो CH3, तो क्या बनेगा देखो बेटा, CH3CONa प्लस वाटर बनेगा। अब देखो पहले केस में या लिमिटिंग रेजेंट के कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर ये 0.1 मोलर और ये 10 है तो ये कितने मिली मोल हो गए, मोल इज इक्वल टू होता है फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब जितना कुछ पढ़ा है ना वो सब लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होगा तो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मिली मोल हो गया। इसका मतलब इन ईच केस आपके पास एसिटिक एसिड का 1 मिली मोल है। लेकिन इसके मोल चेंज हो रहे हैं, देखो NaH के, यहां देखो 0.2 इंटू 2 तो 2 मिली मोल, 0.1 इंटू 10 1 मिली मोल, 0.05 इंटू 10 0.05 0.5 मिली मोल। अब बेटा रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, पहले केस में देखो ये 1 मिली मोल है, इनका रेशियो देखो 1:1 है, ये बन रहा है। तो इसका 1 मिली मोल है, इसके 2 मिली मोल है, तो इसके 1 में से 1 यूज हो गया, लेकिन ये 1 जाएगा तो ये भी 1 चला जाएगा, ये 1 चला गया तो इसका मोल 1 बन गया, 1 मिली मोल, और वाटर बन गया। वाटर का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट है वो। अब आप सोचो कि फर्स्ट केस में फाइनली क्या हुआ आपके पास, इन फर्स्ट केस फाइनली एसिटिक एसिड जो था वो 0 हो गया, 1 मिलीमोल का 1 मिलीमोल खर्च हो गया। NaOH जो है 2 मिलीमोल थे, 1 खत्म हो गया, अभी भी 1 मिलीमोल बाकी है। और इसके साथ ये एसीटेट बन गया, ये भी कितना है 1 मिलीमोल। तो नेट रिजल्ट में आपके पास देखो एसिड खत्म हो गया, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये उसका साल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट है तो इसको नेग्लिजिबल कर दो, इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा सॉल्ट का बेस के साथ। तो सीधा पीएच आप इससे कैलकुलेट करोगे। तो आप क्या करोगे, NaOH का कंसंट्रेशन देखो, OH के मिलीमोल बनाओगे, OH की कंसंट्रेशन OH इज इक्वल टू 1 मिलीमोल यानी कि 10⁻³ मोल। कंसंट्रेशन बनानी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 10 मिलीलीटर ये था, 10 मिलीलीटर ये था, ये 20 मिलीलीटर हो गया, 20 मिलीलीटर 10⁻³ आ गया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1/20 पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज अधूरा है, आपका नॉलेज क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो दूसरे केस में देखो, अब एसिटिक एसिड 1 मिलीमोल है, ये भी 1 मिलीमोल है, ये 1 का 1 खर्च हो गया, ये 1 का 1 खर्च हो गया, इसका मतलब ये 1 मिलीमोल बन गया और प्लस वाटर है ही आपके पास। तो अब की बार क्या हुआ आपके पास, देखो सेकंड केस, इन सेकंड केस फाइनली क्या हुआ, लेट वी चेक इन फाइनली। तो फाइनली यू कैन सी क्या क्या बचा, देखो आपके पास एसिटिक एसिड तो क्लोज हो गया, खत्म हो गया, NaOH भी क्लोज हो गया, आपके पास सॉल्ट आ गया CH3COONa, ये आ गया, प्लस वाटर आ गया। तो देखो जब आपके पास बचा ये, तो ये है क्या चीज, ये सॉल्ट ही तो है। किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस लग गया, ये हाइड्रोलिसिस हुआ। अब हाइड्रोलिसिस कौन से वाला है, देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो pH इज इक्वल टू 7 से ऊपर जाएगा, 7 प्लस हाफ एसिड pKa प्लस हाफ log C, यहां से pH कैलकुलेट होगी। अब
यहां से डिसाइड हो गया रिएक्शन से कि लास्ट में हमें साल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है, तो साल्ट वाला हाइड्रोलिसिस वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ऊपर देखो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से हो गया था, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं हुआ, यहाँ ये खत्म हो गए तो ये बना। हाँ, पहले वाले केस में स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से निकालेंगे। हाँ, अगर सॉल्ट के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग है, फिर सॉल्ट को नेग्लेक्ट कर दो, वो स्ट्रॉन्ग ही अपना इफेक्ट देगा। लेकिन सॉल्ट के साथ वीक है तो फिर बफर वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि बफर जो होते हैं वीक एसिड या बेस प्लस सॉल्ट होते हैं। इस केस में हमारे पास क्या आया, इस टाइप पे सिर्फ सॉल्ट बचा वाटर के अंदर, इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लग गया। क्लियर। थर्ड वन देखो आप, वही केस, थर्ड वन सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर दी, 0.110, ये 1 मिलीमोल है, ये 0.5 है। अब की बार तो ये 1 खर्च करूंगा तो ये तो 0.5 है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से चलना पड़ेगा लिमिटिंग रीजन। 0.5 मिलीमोल इसके खर्च किए, तो इसके भी कितने हो गए 0.5, तो ये भी कितने बन गए 0.5 मिलीमोल। Now you can see in final case what will be remaining in the solution. देखो आपके पास in third case फाइनली थर्ड केस में क्या आया, आपके पास एसिटिक एसिड का 1 मिलीमोल था, लेकिन खर्च अभी आपका सिर्फ 0.5 हुआ है, तो 0.5 मिलीमोल बाकी है। बेस खत्म हो गया है 0.05, NaOH क्लोज। इधर साल्ट बन चुका है CH3COONA, वो भी 0.5 मिलीमोल है। तो 0.5 मिलीमोल है, तो बचा क्या हमारे पास, देखो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट या कॉन्जुगेट, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट। इट मींस क्या लगा फार्मूला मेरे पास, हमारे पास वीक एसिड एंड प्लस इट्स कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब ये एसिडिक बफर हुआ, इट इज द एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या फार्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन पॉइंट ये है कि इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, ये भी 0.5 है मिलीमोल और ये भी 0.5 मिलीमोल है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 है, तो pH इज इक्वल टू pK आ जाएगा। तो जब भी pH इज इक्वल टू pKa के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे मैक्सिमम बफर एक्शन है। बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, एसिड बेस कितना भी डाल दो कोई फर्क नहीं आए, तो उसको हम मैक्सिमम बफर एक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो ये वेरिएशन जो है वो +-1 तक लिया जा सकता है। पीएच रेंज जो होती है, ये भी एक काम की बात बता देता हूं, नोट फॉर बफर एक्शन, मतलब इतना आप चेंज करोगे तो उसको मेंटेन कर देगा, pKa +-1। सपोज pKa किसी का 3.74 है या 4.75 है सपोज, तो आप कितना H पॉजिटिव या OH डाल दो, आप इतना डाल सकते हो कि एक यूनिट इंक्रीज हो जाए, मतलब 5.75 रेंज जो हो जाएगी बफर एक्शन रेंज। इस बफर के लिए 4.75 है, तो 3.75 से 5.75 तक डाल सकते हो, जिसको ये मेंटेन कर सकता है पीएच। हाँ, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए इस टाइप से, तो पीएच इज इक्वल टू पीके 4.75 हो गया, तो मैक्सिमम बफर एक्शन हो गया। तो देखा आपने, देखो अब इससे क्या है कि फार्मूले याद करने से काम नहीं चलता। दैट्स वाई कि बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़ा मुश्किल है, इसमें दिक्कत बहुत आती है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले सारे फार्मूले कर लिए, देखो मैंने पीएच आपको सिखाया, पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सिखाया, फिर मैंने वीक एसिड वीक बेस का सिखाया, फिर मैंने आपको कहा कि सॉल्ट का पीएच कैसे देखते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि बफर आ जाए, मतलब सॉल्ट के साथ वीक एसिड वीक बेस आ जाए तो पीएच कैसे देखते हैं। अब मैंने सारे को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया सारी चीजों को, मैंने कहा कि ऐसे डाल दिया, भाई मैंने तो आपको ऐसे दे दिया, मैंने कुछ नहीं बताया वीक एसिड वीक बेस है, मैंने तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन दे दिए। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनाए, कि कौन सा फार्मूला लगाऊं मैं। तो फिर आप यहां से पहले टाइप डिसाइड करोगे, जैसे आपने यू हैव टू सीन इन फर्स्ट केस वी ओनली यूज अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस, but in second case it is the case of hydrolysis, and in third case it is the case of buffer. Even reactant are similar in both of case, in all of these cases acetic acid and NaOH reactant are similar, but their concentration decide what will be the final solution.
भाई वो हाइड्रोलिसिस बन रहा है साल्ट का, या बफर बन रहा है, या सिंपल एसिड बेस बन रहा है, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो इस सेक्शन में? लास्ट वाला पॉइंट से काफी चीजें जो हैं क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे करते हैं, किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन आता है। क्लियर? नाउ आई एम लीविंग। हैव यू एनी डाउट फॉर एनीबॉडी? सर नो सर। Okay, beta. Thank you. I am leaving now. See you very soon.